मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं जो 10th या 12th या बीए या बीटेक वाले हैं, वो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या सीखें? देखिए, ये सब चीज़ें आप किसी को एक दिन में नहीं सिखा सकते। क्योंकि आप मानो कि स्कूलों का या आप कॉलेज का तो बहुत बुरा हाल हो चुका है आज की डेट में कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनको पहाड़े ऐसे पढ़ाते हैं कि 2 1 जा 2, 2 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। पर मैंने कई 10th के इवन 12th के बच्चों से ये पूछा कि ये इसका 2 जा 3 जा का मतलब क्या होता है? तो होता है जी, ऐसा ही होता है। तो आप कह रहे हो कि सक्सेस का मतलब पैसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से सक्सेसफुल वो आदमी है जो अपना जीवन इस हिसाब से जी रहा है कि वो 10 साल बाद अपने इतिहास को सोचेगा कि मैंने ऐसा जिया, तो उसे खुशी होगी कि हाँ, मैं खुश हूँ कि मैंने ऐसा जीवन जिया। उसे निराशा नहीं होगी कि यार मैंने अपना समय बर्बाद किया। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं जो 10th या 12th या बीए या बीटेक वाले हैं, वो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या सीखें? मतलब सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, ताकि आप उन्हें बताइए थोड़ा अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में और भी चीज़ें, जहाँ से वो ये सीख पाएँ कि भाई आपने या रचित जी आपने भी कैसे-कैसे स्ट्रगल किया है, कहाँ-कहाँ पे चीज़ें हैं जो हमने सही करी हैं, गलत करी हैं। वो बातें आप अगर बताएँगे तो जो बच्चे हैं, जो यूथ है, जो आज की जो जनरेशन है, वो सीख पाएगी कि हमें क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए। राम जी, पहले तो मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा। आप मुझे कह रहे हैं ना कि आज के यूथ को क्या करना चाहिए, तो मतलब मैं कोई ज़्यादा बुजुर्ग इंसान नहीं हूँ, मैं भी यूथ में ही आता हूँ, ठीक है। तो हम भी एक नौजवान ही हैं अभी, कोई बात नहीं, थोड़े से 1-2 बाल सफ़ेद हुए हैं हमारे। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हो कि उनका आज की पीढ़ी को कैसे चैलेंजेस फेस करने चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, ये सब चीज़ें आप किसी को एक दिन में नहीं सिखा सकते। ऑल ओवर जीवन लगता है किसी व्यक्ति के एक व्यक्तित्व को तैयार होने में। कौन व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा रिस्पॉन्ड देगा, क्या रेप्लिकेट करेगा, क्या चीज़ें वो अपने आप को वो हारेगा, हटेगा, पीछे हटेगा या फिर जीतेगा, ये सब चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो ऑल ओवर जीवन में उसके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसने क्या एनवायरनमेंट देखा है, उससे रेप्लिकेट करते हैं चीज़ें। तो आप कभी कहो कि यार आज की पीढ़ी को तो चलो ये करना चाहिए, तो चलो ये बच्चा ये कर लेगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। जीवन एक सतत प्रयास है। अलग-अलग हर कदम पे, यानी बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है तो एक्सपीरियंसेस होते हैं, 10th में होता है तो अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो जो एक्सपीरियंसेस जीवन भर के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं, उनसे एक व्यक्तित्व बनता है और वही व्यक्तित्व डिसाइड करता है कि ये व्यक्ति कितना टिकेगा इस जगह, कितना रेजिस्टेंस देगा। ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ, आप किसी बच्चे को ये बोल दो, या जैसे कहते हैं ना कि यार पुरानी कहावत है कि यार तलवार चलाने के लिए बाप दादाओं की तलवार चलाना आना ज़रूरी होना चाहिए। क्यों? वो तलवार चलाना तो कला है, घुमाना एक बड़ी छोटी बात है, कोई भी घुमा सकता है। परंतु जब तलवार चल रही हो वहाँ खड़ा रहना एक बहुत बड़ी कला है। आप ये तो किसी को ट्रेन कर सकते हो कि यार तुम पढ़ाई करो, आगे बढ़ो और एक जोश भर सकते हो उसमें, परंतु उस अपोजिट सर्कमस्टांसेस में, उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में, उस फेलियर के माहौल में, उस जगह जहाँ आपकी 90-99% फेल होने की आशंका है, वहाँ कितनी देर कौन खड़ा रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कौन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इससे पहले ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को, आज के यूथ को, आने वाले बच्चों को उस लायक बनाएं कि वो उन समस्याओं से जूझने के लिए तैयार हो। अगर वास्तव में हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उनको ये सिखाएं कि जीवन कैसे जिया जाता है, समस्याओं से हारना नहीं है, तुम्हें जीतना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने कि हमें सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप मानो कि स्कूलों का या आप कॉलेज का तो बहुत बुरा हाल हो चुका है आज की डेट में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक एग्जांपल है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनको पहाड़े ऐसे पढ़ाते हैं कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। पर मैंने कई 10th के इवन 12th के बच्चों से ये पूछा कि ये इसका 2 जा 3 जा का मतलब क्या होता है? तो होता है जी, ऐसा ही होता है जी। तो असल में वो होता है, मतलब 2 1 जा 2 का मतलब होता है 2 1s आर 2, 2 2 जा मतलब होता है कि 2 2s आर 4। टीचर्स को भी नहीं पता है कि वो बस जा पढ़ा दिया, रट रहे उसके टीचर ने उससे पढ़ाया, उसके ने उससे पढ़ाया, बस चलता आ रहा जी। तो ये इस प्रकार से एजुकेशन का तो नाश हो चुका है। तो
अब उसमें ये हमें ही सिखाना है और उसके अलावा हमें ये भी सिखाना है कि उन्हें किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है। जो आपने कहा कि भाई पहले ये सिखाएं कि हमें उन्हें उन्हें लाइफ को कैसे हैंडल करना है, फिर उन्हें हम ये सिखाएं, उन्हें ये सिखाना भी हमारी ड्यूटी है कि वो क्या डिसीजन कब लें। तो जैसे रचित भाई का इस पर बड़ा एक्सपीरियंस है, इन्होंने काफ़ी सारी एमएनसीज में काम किया है, तो इतनी सारी एमएनसीज में काम करना भी, एक जॉब मिलना भी अपने आप में एक बड़ा काम है। तो वो आपने कैसे कैसे किया भाई? 4-5-6 एमएनसीज में काम कर लिया, 10 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेज पर आपने काम किया हुआ है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए बच्चों को कि ये सब कैसे मैनेज किया आपने और यहाँ तक कैसे आप पहुँचे हो? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जिस भी बच्चे से बात करता हूँ, मैं बहुत इधर-उधर एक्सपीरियंस लेने में और भिन्न-भिन्न तरह के लोगों से बात करने में विश्वास रखता हूँ। जैसे मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ या पार्क में भी जाता हूँ, कोई अनजान बच्चा भी मिलता है, अनजान व्यक्ति भी मिलता है, मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। जिससे मुझे पता चलता रहता है कि अलग-अलग वर्ग के लोग इस समय क्या सोच रहे हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चे मुझे मिलते हैं, जो पढ़ाई के वर्ग के हैं या जिनकी पढ़ाई पूरी होने वाली है, वो जब ये सुनते हैं कि हाँ, मैं एक एमएनसी में काम कर रहा हूँ और इस हिसाब से काम कर रहा हूँ, इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, यही उनका जीवन है। उन्हें लगता है कि मैं जीवन में बहुत सक्सेसफुल उस पे हूँ और यहीं उन्हें पहुँचना है। तो वो गलत नहीं है। मैं जीवन में अपने आप को मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा से मैं सक्सेसफुल हूँ, पर इस एमएनसी की नौकरी को और किसी भी पैकेज को मैं सक्सेस नहीं मानता। मेरा मानना ये है कि जीवन में जो व्यक्ति सुख शांति से जी गया, चाहे वो मेरे से आधे पैकेज पे भी है, अगर वो मेरे से ज़्यादा सुखी है, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। और कोई मेरे से दुगना पैकेज कमा रहा है, लेकिन रात को 12 बजे तक भी सो नहीं पा रहा है, या सुबह चैन की नींद नहीं ले पा रहा है, या जो काम वो जीवन में करना चाहता है, उसको करने के लिए उसके पास समय नहीं है, तो वो सक्सेसफुल नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से यही मेरा संदेश रहेगा बच्चों को कि जीवन में सक्सेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन सक्सेस को तुम इस हिसाब से नापो कि सक्सेस पाने के बाद तुम और दुखी ना हो जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हें एक नौकरी मिल गई, फिर तुम किसी और को देख रहे हो कि ये मेरे से ज़्यादा कमा रहा है, अब मुझे इससे ज़्यादा कमाना है, और इस होड़ में, इस रेस में ऐसा ना हो कि जो काम तुम करना चाहते थे, जैसे तुम अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहते हो, या अपने खेलने के लिए समय निकालना चाहते हो, अपने दोस्तों से मिलने के लिए समय निकालना चाहते हो, अगर इन चीज़ों के लिए तुम समय नहीं निकाल रहे हो, तो वो सक्सेस नहीं है। तो आप कह रहे हो कि सक्सेस का मतलब पैसा नहीं होता है? सक्सेस का मतलब पैसा नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से सक्सेसफुल वो आदमी है जो अपना जीवन इस हिसाब से जी रहा है कि वो 10 साल बाद अपने इतिहास को सोचेगा कि मैंने ऐसा जिया, तो उसे खुशी होगी कि हाँ, मैं खुश हूँ कि मैंने ऐसा जीवन जिया। उसे निराशा नहीं होगी कि यार मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। देखो कितनी बड़ी बात रचित बोल रहे हैं अभी कि आप पिछले 10 साल अगर आप पलट के देखो अपने आप को, तब आप ये चीज़ अपने आप लिए निर्धारित करो कि हाँ यार, ये वास्तव में मैंने उस टाइम जो जिया वो बढ़िया था। ये अपने लिए खुद के लिए मापदंड बना दिया इन्होंने, एक बेंचमार्क तैयार कर दिया है कि मैं अपनी सक्सेस को कैसे देखूँ। कितनी शानदार बात है, और ये एक अच्छी बात इन्होंने बोली है कि अभी कि आप जो करना चाहते हो उसके लिए समय निकाल रहे हो कि नहीं। आज का जो एक आईटी इंडस्ट्री में एक जो कॉर्पोरेट कल्चर बन चुका है कि रात के 10 बजे तक काम करना, सुबह फिर लेट उठना 10 बजे, उसके बाद अपना दिनचर्या स्टार्ट करना, ऑफिस लेट पहुंचना, या फिर जो भी ऐसा बन चुका है कि नाइट लाइफ बन चुके लोगों की, अपना नाइट होती है तो वो कंप्यूटर उठाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जिस तरह से लोगों की जो हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट है, बहुत ही उसका मतलब वही कार इफेक्ट होने वाला है। परंतु मैं रचित के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये रात के 10 बजे भी कभी काम करते होंगे, मुझे नहीं पता करते या नहीं करते, कभी लेट भी करते होंगे, बट कभी भी नेक्स्ट डे खेलना मिस नहीं करते और बहुत अच्छे से शानदार तरीके से खेलते हैं। मैं इनसे ज़्यादा फिट लग रहा हूँ पर हूँ नहीं। जब एक्चुअल में हम हैंडबॉल खेलना स्टार्ट करते हैं तो मैं पूरे गेम में भागता रहता हूँ, एक भी गोल नहीं होता, और ये ऐसा नहीं कभी नहीं होता कि बिना गोल के रह जाए। तो मैंने तो खेलना इनसे सीखा है। तो आप जीवन में इतनी एक इनका बहुत ही शानदार पैकेज है, जिस पैकेज के लिए लोग सपना देखते हैं, उस पैकेज पर लोग मज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि यार हम जीवन में मज़ा लेंगे, अपने अंदर ऐप पाल लेते हैं। उस जाने की जगह आपने आपको एक स्पोर्ट्स में लेके जाना, खेलना, एंजॉय करना, जीवन जीना, परिवार के लिए समय निकालना, यही वर्क लाइफ बैलेंस है। और आप सोच रहे हो कि यार मैं तो किताबों से पढ़ के 2-4 वर्क लाइफ बैलेंस की किताबें पढ़ लूँगा तो वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। कहना चाहूँगा, मेरे दोस्त राधे भाई ने बहुत अच्छी तारीफ़ करी मेरी। अगर कोई व्यक्ति, जैसे रामायण कहती है कि आसमान में गरुड़ भी उड़ते हैं और मच्छर भी, अगर अपने आप को आपको देखना है कि
मैं सक्सेसफुल हूँ कि नहीं, तो आपको वो गरुड़ की ऊंचाई पानी होगी जिससे आप दूर तक देख सकते हो। आसमान में जो पक्षी जितना ऊंचा उड़ता है वो उतनी दूर तक का देख सकता है, वो उसकी दूरदर्शिता है। तो ये ऊंचाई पाना ही हमारा मकसद है, जिससे हम देख सकें अपने जीवन को दूर तक कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। मैं आगे आज से आने वाले समय में क्या आज जो कर रहा हूँ उसके लिए मुझे खुशी होगी, अपने ऊपर गर्व होगा या अपने ऊपर पछतावा होगा। तो राधेश्याम जी, जैसा कि आपकी ना काफ़ी अच्छी पकड़ है राजनीति में, आप काफ़ी सक्रिय रहते हो इस चीज़ों में, तो थोड़ा-सा जियोपॉलिटिक्स के बारे में जो अभी चल रहा है, उस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जियोपॉलिटिक्स में आज के ज़माने में जितनी अनसर्टेनिटी चल रही है वर्ल्ड लेवल पे, इतनी अनसर्टेनिटी शायद पहले और दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे रही होगी। जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी पावर है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी पावर बहुत अनस्टेबल लोगों के हाथ में आ गई है। वो लोग सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। आप सब लोग समझ जाएंगे मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूँ। मैं एक बहुत ताकतवर आदमी का नाम लेना चाह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप है जो अमेरिकन राष्ट्रपति। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका मैं उनके कलीग थे कि उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप मेरी लास्ट प्रायोरिटी रहेंगे। अगर मैं एज ए प्रेसिडेंट चूज़ करना चाहूँगा तो मैं लास्ट में उनको रखूँगा। तो उन्होंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली वो निर्णायक व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, परंतु ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ईगो उनके अंदर है। तो एक इतनी ताकतवर व्यक्ति अगर इतना ईगोइस्टिक होगा तो वर्ल्ड ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। आज के टाइम पे वर्ल्ड ऑर्डर ख़राब हो ही चुका है। एक अभी कोई भी चीज़ अमेरिकन राष्ट्रपति धमकी देते हैं, हम कनाडा को कैप्चर कर लेंगे, कभी कहते हैं कि हम अंटार्कटिका को कैप्चर कर लेंगे, कभी कहते हैं ग्रीनलैंड को कैप्चर कर लेंगे, कभी कहते हैं अभी इंडियन ओशियन में एक अभी टापू है जो अमेरिकन एयरबेस है फ़िलहाल भी, जो कि है मॉरिशस का है, और उसने लीज़ पे दे रखा है ब्रिटेन को, और ब्रिटेन ने दे रखा है उसको यूएस को। तो वो कहते हैं कि यार भाई वो मतलब शिकागो आइलैंड्स मुझे चाहिए क्योंकि हमारी एक रणनीतिक मांग है उस चीज़ की। तो आप किसी की भी आपको अच्छी चीज़ दिख जाएगी तो आप उस पर कब्जा कर लेंगे क्या? आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इसी दिशा में जा रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आप इस तरीके से वर्ल्ड को चलाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा अशांति फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि आज अमेरिका ये काम करे, कल को चाइना कहेगा मैं तो ताइवान लूँगा। चाइना बोले कल को मैं जापान लूँगा। जापान क्या करेगा चाइना के? जापान कुछ होता था, आज जापान कुछ नहीं कर सकता। और भी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि मान लीजिए अभी जैसे मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, एक राइटर लिख रहे थे न्यूज़पेपर में, तो कह रहे थे कि मान लो शिकागो आइलैंड्स पे मान लीजिए अमेरिकन नेवी पहुंच जाए और वो बोले कि भाई भागो यहाँ से, तो किसी में दम है कि अमेरिकन नेवी को चैलेंज कर देगा? कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो परंतु सिर्फ जो यूएस प्रेसिडेंट को जो आज चीज़ें रोकी हुई हैं वो सब यही चीज़ें हैं कि उनकी भद्द पिट जाएगी, उनकी बारे में बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग होगी। जहाँ तो एक तरफ तो अपने लिए नोबेल पीस प्राइज़ की डिमांड कर रही है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ वो दूसरे की ज़मीनों पे कब्जा कर। अब देखो वेनेजुएला का केस उठा लो आप, वेनेजुएला पे हमला करना क्या ज़रूरी था? क्या वहाँ से वास्तव में ही कोई नशा का धंधा हो रहा था? नहीं, बिल्कुल कोई भी इसका प्रमाण नहीं है। जहाँ से नशा का धंधा होता है वहाँ से अमेरिकन राष्ट्रपति ने कुछ नहीं किया, वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया। हाँ जी, तो हाँ, मैक्सिको से आप सब जानते हैं कि मैक्सिको से वहाँ पे सप्लाई होता है सबसे ज़्यादा, है ना? तो वेनेजुएला पे करना, फिर ओपन मन से बोलना कि हम तो भारत को तेल बेचेंगे, वेनेजुएला का भारत को तेल खरीदना होगा। इवन डील में भी इन्होंने मेंशन किया है कि वेनेजुएला से आपको तेल खरीदना पड़ेगा। क्यों वेनेजुएला से क्यों खरीदना पड़ेगा? उसमें आपका क्या इंटरेस्ट है? आपका इंटरेस्ट क्लियर है, वेनेजुएला को तेल शिपमेंट जाएगी एक और आप शिपमेंट जाएंगी 10, आप कंसिडर करेंगे एक, और बाकी पैसा अलग तरीके से अमेरिकन मार्केट में एक्सपोज कर दिया जाएगा। यही तो है। आप हाँ, कैश ट्रांजैक्शन आप नहीं दिखाएंगे, ट्रांजैक्शंस को मेंशन नहीं करेंगे, वही पैसा आप उन कंपनियों को बॉन्ड कर देंगे को इंडियन अमेरिकन इकोनॉमी में इंजेक्ट करने के लिए। आप इनडायरेक्टली उस पैसे को अपने पास ले लेंगे। थैंक यू आने के लिए शो में राजेश भाई, थैंक यू।